Assalamu alaikum. Today I'm going to start some important questions regarding paper 2. This is important for mid-year examination as well as your final examinations. So the first questions that is related to exponential growth. This is a new added topic, and this is very important for this year exam. An insect population decreases at the rate of 12% per year. 12%, it means this percentage is 12%. The insect population on 1st January 2022 is 3.7 million. And calculate the number of complete year it will take for the insect population to first fall below 1 million, So you have to find the time period. Just you have to find the time period. So I'm going to start it. First of all, beta, you know that the exponential growth increase or decrease percent we want to find by using the formula that is equal to compound interest formula, that is equal to P over P multiplied by 1 plus R upon 100 and multiply by T, R over 100 to the power T, where P is the populations and R is a percentage and T is a time period. So according to the given conditions, what is the condition here? Conditions ये है कि insect population to first fall below 1 million, यानी ये आपका डिक्रीजिंग रेट है कि आपकी जो इंसेक्ट की पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन से नीचे फॉल कर जाए. तो इस मीन्स हम इस फॉर्मूले को कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो है जो लिमिट दी गई है वो 1 मिलियन की है. इट मीन्स P1 plus R यानी 12 upon 100 and time is unknown, that is less than 1 million. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unit, tens, 100,000, 10,000 and 100,000, 10,000. So this is the 1 million. So your principal amount population of that is equal to 3.7 million. 3.7 million means you can write 3.7 into 10 raised to power 6 and 1 plus 0.12 to the power time t. अब आपने इसमें यहाँ पर क्या करना है? लेस देन दैट इज इक्वल टू 10 raised to power 6. यू कैन से दैट इसको हमें सॉल्व करना है. ठीक है, लेस देन 10 raised to power 6. आप इसे यू इफ यू वांट टू कैंसिल आउट यू कैन, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अभी आप यहाँ पे कैंसिल ना करें क्योंकि हमें एक कंपैरिजन मोड में रखना है कि हमारा टी टाइम पीरियड क्या होना चाहिए कि ये जो है आपके पास जो आपके पास इंसेक्ट की पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन से कम हो जाए. तो आप इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? 3.7 1 अच्छा, मैंने यहाँ पे गलती की है, प्लस नहीं होगा बल्कि दिस विल बी इक्वल टू नेगेटिव माइनस, क्योंकि ये डिक्रीजिंग पे जा रहे हैं. तो डिक्रीजिंग रेट के लिए हम इसे जो है प्लस के बजाय माइनस करेंगे. 1 माइनस आर अपॉन 100 करेंगे. ठीक है, 1 माइनस आर ओवर 100 जो है हम इसमें करेंगे. मैं ज़रा कैलकुलेटर निकाल लूँ. अब हम इसको टाइम पीरियड निकालने के लिए, वैसे तो जो ये आपके पास ऑप्शंस है इसको मैं इरेज करके थोड़ा सा ठीक करके लिख दूँ. दिस इज इक्वल टू नेगेटिव साइन, ताकि आपके जहन में ये प्रॉब्लम ना आए. तो ये आपके पास आ गया माइनस. ठीक है, ये माइनस आ गया और इसके साथ साथ ये भी आप इसको भी क्लियर लिख लो ज़रा. दिस इज इक्वल टू 0 पॉइंट, जब हम माइनस करेंगे इसको पॉइंट्स में लिखेंगे तो 0.12.
ठीक है, अब 1.88 जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3.7 इंटू 10⁻6 और ये आ गया आपके पास 0.88 एंड पावर टी। अच्छा, अब इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अब हम इसे इस तरह सॉल्व करेंगे कि बाय यूजिंग ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एरर में हम क्या करेंगे, हम टी की वैल्यू रखेंगे कैलकुलेटर में और देखेंगे इसकी वैल्यूज जो है वो लेस देन 1 मिलियन आ रही है या नहीं आ रही है। तो हम एक रैंडमली वैल्यू लेते हैं अपने कैलकुलेटर में और इसको अगर मैं आपको सॉल्व करके दिखा सकूं, 3.7 इंटू 10⁻, अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे 10⁻6 और देन मल्टीप्लाई बाई 0.88 टू द पावर, अब मैं यहाँ पे रैंडमली ले रहा हूँ 5। अगर मैं इसको 5 लेता हूँ तो देखें क्या आंसर आ रहा है। व्हेन वी टेक t इक्वल टू 5, when we take t equal to 5, we are getting 195,2608.092। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है 195। हमें 1 मिलियन से बहुत ज़्यादा वैल्यू, इसका मतलब ये है कि हमें इसके पावर को और इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर हम डिक्रीज करेंगे तो इसकी वैल्यूज और बढ़ती जाएंगी क्योंकि दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हमें इसके पावर को जो है वो इंक्रीज करेंगे। अगर अब हम इसको लेते हैं 5 के बजाय हम लेते हैं 10 लेकर चेक करते हैं। व्हेन t इक्वल टू 10, जब t इक्वल टू 10 लेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू कैलकुलेटर पे जस्ट यू हैव टू एड इट, सिर्फ पावर को आपने एडिट करके आपने 10 करना है, बाकी सारे फिगर्स को वैसे रखना है। सो दिस इज इक्वल टू 5 पॉइंट समथिंग। ये आ रहा है आपके पास, अगर हम इसको एडिट करते हैं तो 10 लेते हैं तो हमारे पास आ रहा है ये फिर भी करीब वैल्यू है 103,0453.01। तो अभी भी ये 1 मिलियन से ऊपर है और हमारे पास कंडीशन क्या है, फर्स्ट फॉल बिलो 1 मिलियन। तो फर्स्ट बिलो 1 मिलियन के, अब हम इसको एक एक करके आगे इंक्रीज करते हैं। अब इसकी पावर को एडिट करते हैं, 11 करते हैं। जब हमने इसको 11 किया, व्हेन t इक्वल टू 11, तो ये हमारे पास इस पूरे फंक्शंस की जो वैल्यू आ रही है ये लेस देन 1 मिलियन आ रही है। दैट इज इक्वल टू 906,799.177, तो 18 कर रहा हूँ। तो ये वैल्यू आ रही है जब t इक्वल टू 11 पुट करने पे, राइट। तो इसका मतलब है कि दिस इज द डिक्रीजिंग फंक्शन। हम जैसे जैसे पावर को इंक्रीज करते जाएंगे इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स, तो ईयर इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 11। 11 ईयर में इस जो बैक्टीरिया है वो डाउन हो जाएगा, 1 मिलियन से कम उसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। ओके, तो ये बात आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये जो आपके पास वैल्यू है 1 - r, ये लेस देन 1 होना चाहिए अगर हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है कि ये 1 से इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं इस पूरे वैल्यू को, अगर ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है इसका मतलब है दिस विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर ये 1 से कम आ रहा है जैसे 0.88, 0.92, 0.76, वॉट एवर, लेस देन 1 अगर आ रहा है तो इसका मतलब है दिस विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन। लेस देन 1 डिक्रीजिंग फंक्शन, ग्रेटर देन 1 इंक्रीजिंग फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के इस क्वेश्चंस को बहुत ही आपने फोकस करना है, इसके क्वेश्चंस करके जाना है क्योंकि ये कम आपके पास एक जो है कंपलसरी क्वेश्चन है जो आपको इस साल भी आपको जो है वो एग्जाम में दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
तो 11 ईयर हमारा इसका आंसर हो गया। तो यू हैव टू शो सम वर्किंग, इसको दिखाना होगा आपको, और उसके बाद वो इसकी वर्किंग करेंगे तो फिर आपको 3 मार्क्स मिलेंगे इसके। राइट, चलें इसके बाद जो है मैं इसको इरेज करता हूँ। और चलें अब इसके बाद जो है हम इसको जो है इसको इस मोड से ख़त्म करते हैं ताकि मैं इसको आगे जो है वो चेंज कर सकूं। चलें अब इसको देखें, ये आपके पास कुछ ग्राफ है, स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। और अगर आपको पढ़ाया गया है तो आपको पता होना चाहिए कि व्हेन वी हैव द लीनियर ग्राफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो एम एक्स प्लस सी का मतलब ये है कि ये जो आपके पास वैल्यूज हैं, ये आपके पास जो -3 है, दिस इज दी सी, वाई इंटरसेप्ट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रिस्पेक्ट से। और आपको पता है कि व्हेन वी स्केच और ड्रॉ लीनियर ग्राफ तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। अगर हमारे पास पॉजिटिव ग्रेडियंट है तो लाइन जो है वो राइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और अगर ये नेगेटिव ग्रेडियंट है तो ये आपके पास फॉल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर पॉजिटिव ग्रेडियंट है तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे मूव करेगा, और अगर आपके पास ग्रेडियंट नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड से ये फॉल करेगा नीचे वाली साइड पे। राइट, तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ जो है इसका एक्स जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब पॉजिटिव ग्रेडियंट है। बट दिस इज वाई इंटरसेप्ट इज 3, सो -3, सो दिस लाइन विल बी स्केचिंग लाइक दिस। बस ये आपने ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है, और दिस इज y इक्वल टू x-3। राइट, इसी तरह से अगर मैं इसको सेकंड वाले को देखता हूं, y इक्वल टू 1/x², y इक्वल टू 1/x²। तो आपको क्लासरूम में या आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा कि जब भी हम रेसिप्रोकल फंक्शन लेते हैं, रेसिप्रोकल फंक्शन में 1/x² अगर है तो हमारा ग्राफ जो है वो एक्सिस के साथ इस तरह से कर्व बनाता है, लेफ्ट एंड राइट। तो दिस इज द y इक्वल टू 1/x²। राइट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसको प्रीवियस वाले को ड्रॉ करते हैं। जब भी आपके पास 1/x² होगा तो आपने x और y एक्सिस के साथ साथ एक कर्व ड्रॉ करना है, एंड लेफ्ट राइट दोनों साथ साथ ड्रॉ करेंगे। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 1/x²। और इसी तरह से अगर आपके पास रेसिप्रोकल फंक्शन कोई और है, लाइक दिस इज दी 1/x, y इक्वल टू 1/x, ये वाला, तो इस केस में जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो भी इसी तरह से होगा, लेकिन अब लेफ्ट राइट नहीं बनेगा, बल्कि इस तरीके से आपके पास ये ग्राफ जो है ये आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल एक्सिस के साथ साथ ड्रॉ कीजिएगा, ये एक्स या वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा लेकिन इसके साथ साथ ये मूव करेगा ये। तो दिस इज दी y इक्वल टू 1/x। ठीक है, ये तो ये दिस इज द रेसिप्रोकल फंक्शन। तो रेसिप्रोकल फंक्शन में हमारे पास दो ग्राफ है, y इक्वल टू 1/x²। इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह से लेफ्ट राइट होगा, और अगर y इक्वल टू -1/x² है तो ये डाउन साइड पे इस तरह से लेफ्ट एंड राइट मूव करेगा। और इसी तरह से y इक्वल टू x² अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो ये इस तरीके से ये ग्राफ ड्रॉ होगा, और y इक्वल टू अगर हमारे पास -1/x है, सो इस कंडीशन में ये इस दोनों साइड पे ये ग्राफ ड्रॉ होगा। तो दिस इज द रेसिप्रोकल फंक्शन की स्केचिंग है, इसे अपने माइंड में रखिएगा। राइट, अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। ओके, सो इसको इरेज करते हैं।
जी, एफ ऑफ टू फंक्शन है। फंक्शन का क्वेश्चन बहुत कॉमन है और ये पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 में भी आता है, स्पेशली कॉम्पोजिट फंक्शन जो है दैट इज न्यू एडेड टॉपिक। सो इस पे आपने फोकस करना है कि ये भी आपके इसमें आ सकता है। बहरहाल एफ ऑफ टू जो है इसका मतलब है जो टू जो है दैट इज द डोमेन, और डोमेन आप फंक्शन एक्स में जब पुट करेंगे तो एफ ऑफ टू इक्वल टू 3 of 2 - 5। ठीक है, 3 of 2 - 5, 3 2 6, 6 - 5 = 1। तो एफ ऑफ टू इक्वल टू 1, इस टू को आपने कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं करना है कि आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1/2 कर दिया, ऐसा नहीं है। तो दिस इज द योर आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट, फंक्शन g, दैट इज gx = 18। इसमें दिस इज द रेंज और इमेज इज गिवन हियर। ठीक है, तो इसका मतलब है हम लेफ्ट हैंड साइड पे g ऑफ x की जगह जो है वो हम 18 पुट करेंगे। फंक्शन क्या आपके पास 2 - 6x। अगर मैं इस रेंज को इसको इरेज कर दूं तो 2 - 6x, तो आपने जो है वो g ऑफ x जो है वो 18 है। तो आपने x की जगह 18 इनपुट नहीं करना है, बल्कि आपने g ऑफ x की जगह 18 सब्स्टिट्यूट करना है। तो 2 - 6x, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इसे पॉजिटिव 6x कर लें, दैट इज इक्वल टू 18 माइनस, सॉरी 18 - 2 उस तरफ है, बल्कि मैं 18 को इधर शिफ्ट करूंगा तो दिस विल बी -18 और +2। 6x को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर दिया, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर दिया, -6x से +x हो गया, और 18 को मैंने राइट हैंड साइड पे मूव कर दिया तो +18 से -18 हो गया। सो x इक्वल टू -18 + 2 -16/6। सो 2 3 = 6, 2 8 = 16। सो x इक्वल टू -8/3। और अगर इससे आप प्रॉपर फ्रैक्शन में देना चाहते हैं, सो 3 2 = 6, 2, तो 2 होल नंबर 2/3। सो आंसर इज -2 होल नंबर 2/3 और 8/3। तो ये सिंपल आसान सा क्वेश्चन है। तो फंक्शंस को आपने फोकस करना है। पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों कंडीशंस दोनों इसमें आ सकती हैं। नॉर्मली पेपर 1 में जो इनवर्स फंक्शन पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कॉम्पोजिट और डोमेन रेंज गिवन होगा तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी, राइट। सो नाउ मूव फर्दर। एफ जी ऑफ 4, कॉम्पोजिट फंक्शन हमें एफ जी ऑफ 4 पुट करना है। तो मैं इसको पहले इरेज करता हूं ताकि स्पेस मिल जाए मुझे। क्लियर ऑल ड्राइंग्स नाउ। तो जी एफ ऑफ 4 हमें निकालना है, तो जी एफ जी ऑफ 4। तो आप क्या करें, पहले जो है फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड जी ऑफ 4। जी ऑफ 4, तो जी ऑफ 4 में क्या करना होगा, आपने सिंपल x की जगह आपने 4 रखना है। तो 2 - 6 4 = 24। तो ये आपके पास आ गया -22। तो g ऑफ 4 -22 हो गया। अब एफ जी ऑफ 4 है, तो एफ जी ऑफ 4 के लिए आप क्या करेंगे, एफ जी ऑफ 4 के लिए आपने फंक्शन में इसी एफ वाले फंक्शन में 3x की जगह आपने -22 पुट करना है, और -5 एज इट इज, ये -5 एज इट इज, सिर्फ आपने x की जगह ये -22 पुट कर दिया, दैट इज -66 -5, और ये आ गया आपके पास -71। तो ये एफ जी ऑफ 4 बन गया। और अगर आप चाहें तो पहले आप एफ जी ऑफ एक्स करके कॉम्पोजिट फंक्शन निकाल लें और उसके बाद उसमें 4 पुट करें तो भी आपको 71 ही मिलेगा। तो ये ज़्यादा बेहतर मेथड है कि आप पहले एफ जी ऑफ 4 निकाल लें और उसे एफ में पुट कर दें। तो दिस विल बी अ कॉम्पोजिट फंक्शन, दिस इज द न्यू एडेड टॉपिक। इसको भी आपने 2000 जो 25 है इसमें आपने जो है वो आपका 1 साल का पेपर हो चुका है। 2026 में जब आप इसको अटैम्प्ट करेंगे फाइनल पेपर में, तो वहाँ भी जो है वो इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, राइट। सो अगेन नेक्स्ट
की तरफ मूव करते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड ये निकालते हैं हम इसमें, और इसको इरेज करते हैं जी। You know that volume of pyramid equal to 1/3 base area into height, राइट। बेस एरिया जो है वो डिपेंड करता है, अगर हमारे पास रेक्टेंगल है, ये बेसिकली एक रेक्टेंगल है, देखने में पैरेललोग्राम है, बट दिस इज अ रेक्टेंगल। इसको 3D शेप में जब लेते हैं तो ये आपको पैरेललोग्राम रख रहता है, तो इसका फॉर्मूला जो है L/P है। अगर कोई ट्राइंगुलर आपके पास बेस होता तो हम इसका बेस एरिया अप्लाई करते 1/2 बेस इंटू हाइट। और अगर हमारे पास कोई स्क्वायर होता तो हम इसको S/S साइड बाय साइड, और आपको S² भी अप्लाई कर सकते हैं। इस इन दिस केस में वी हैव बेस एरिया L/B, इसे अपने माइंड में रखिएगा। लेकिन ये आपसे कह रहे हैं पहले, शो दैट हाइट ऑफ द प्रिज्म EF, ये जो आपके पास हाइट है, ये आप प्रूव करें, शो करें कि ये 10.5 है। ये आपने कैलकुलेट करके निकालना है कि हाइट मस्ट बी इक्वल टू 10.5। तो इसके लिए हमें कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी। तो मैं इसको जो है इसको पहले इस हाइट को दोबारा सही से लिखता हूँ, इसको इरेज करते हैं। तो ये हमारे पास जो है इसको, इसका कलर अगर मैं चेंज करूं तो ये आपके पास हाइट जो है वो EF, ये हमें निकालना है। और इसके साथ साथ देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें ये वाली लेंथ चाहिए। अगर ये वाली लेंथ होगी और ये आपके पास, तो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा ये, और हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पाइथागोरस अप्लाई करने से पहले हमें जो है वो ये वाली लेंथ चाहिए, तो इसके लिए भी हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे और AC लेंथ फाइंड करेंगे। AC लेंथ फाइंड करने के बाद उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हाफ लेंथ हमें मिलेगा। पहले AC फाइंड करें, और then you have to divide length of AC by 2 and then apply the Pythagoras again, और उसके बाद ये हाइट आप मालूम करेंगे। तो आई होप कि 10.5 आपके पास आ जाएगा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू फाइंड AC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? H² इक्वल टू P² परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइट आपके पास AC² है, परपेंडिकुलर और बेस आप किसी को भी ले सकते हैं, तो डेट इज इक्वल टू 10²। सो 36 प्लस 100 इक्वल टू 136, और 136 का जब आप रूट लेंगे तो AC इक्वल टू 136, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। 136 जो है उसका अगर आप रूट लेते हैं 136, तो डेट इज इक्वल टू 2√34 और 11.66। तो मैं इसे राउंड ऑफ करके 11.7 कर रहा हूं। तो ये आपके पास 3 सिग्निफिकेंट में आंसर आ गया, दैट इज द लेंथ ऑफ AC। और FC निकालने के लिए, FC निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे? नाउ FC इक्वल टू FC इक्वल टू 11.7 को डिवाइड कर दें 2 से, यानी आप AC डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करते हैं, अगेन यूज कैलकुलेटर, दैट इज √34 और 5.83। तो 5.83, तो इसकी जो लेंथ आ गई दैट इज 5.83। नाउ यू कैन फाइंड द परपेंडिकुलर, हाइट इज अ परपेंडिकुलर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि अगेन पाइथागोरस अप्लाई करें। तो पाइथागोरस जब अप्लाई करेंगे अगेन, नाउ H² इक्वल टू P² प्लस B²। लेकिन अब हमें परपेंडिकुलर चाहिए, हाइट चाहिए, तो मैं P को सब्जेक्ट बना रहा हूं, और P² इक्वल टू H² माइनस B²। ठीक है, ये और करके मैंने लिख दिया। अब जो है आपके पास P² चाहिए, सो दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज 12 का स्क्वायर और माइनस बेस इज 5.83 का स्क्वायर। ठीक है, अगेन यूज कैलकुलेटर, 12² माइनस
5.83 square. So this is equal to 110. So P square equal to 110.01. You have to show all necessary working. डायरेक्ट स्टेप्स नहीं करना है. जो भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, यू हैव टू शो द वर्किंग. नाउ टेक रूट पी स्क्वायर. आप जब रूट लेंगे तो इसका जब हम रूट लेते हैं, अंडर रूट स्क्वायर आंसर 10.48. So P equal to 10.48 और ये 488 है. So approximately P equal to 10.5 और उसके बाद आपने इसको हाईलाइट करके लिखना है shown. तो this is equal to your EF equal to 10.5. Right? So again next question. मूव करते हैं आगे. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरामिड. वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर. तो वॉल्यूम ऑफ द पैरामिड के लिए मैं पहले इसको इरेज करता हूँ. ये लीजिए सारे इरेज हो गए. तो हमारे पास इसकी हाइट जो है 10.5 है और वॉल्यूम का फॉर्मूला जो हमारे पास है इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ. सो वॉल्यूम इक्वल टू 1/3. बेस एरिया जो है L इंटू बी आ गई आपके पास, मैंने पहले ही बताया था. और लेंथ बेस एरिया इंटू हाइट. तो ये आपके पास जो है हाइट आप फाइंड कर चुके हैं अभी. तो 1/3. लेंथ आपके पास 10 थी और ब्रेथ आपके पास 6 और हाइट आपके पास आ गया 10.5. ठीक है. 10 6 60. तो 1/3 इंटू 60 इंटू 10.5. सो 3 to जो मैक्सिमम कैलकुलेशंस आप मेंटली कर सकते हैं कर दें. उसके बाद जो है फाइनली आपने उसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है. तो 20 मल्टीप्लाई बाई 10.5 लिया हमने. तो 10.5 दैट इज आंसर इक्वल टू 210. तो वॉल्यूम इक्वल टू 210 क्यूबिक सेंटीमीटर. इसको भी हाईलाइट कर दें. तो ये आपके पास एक पैरामिड का क्वेश्चन है. बहुत कॉमन क्वेश्चन से कई दफ़ा आपके जो है वो कई सालों में रिपीट हुआ है. तो इसको भी आपने अच्छी तरह से फोकस करना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the volume of the pyramid. Now, this is the graph. Very important graph. Exponential functions का ग्राफ है. जब भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हमारे माइंड में ये बात होनी चाहिए कि जो ग्राफ की शक्ल आएगी वो कुछ जो है वो नॉर्मली जो है वो इस तरह से होती है कि एक इस तरह से कर्व आता है. अगर आपके पास नेगेटिव में है तो वो फिर इस तरह का कर्व बनेगा. लेकिन अभी इस तरह की पॉजिटिव वैल्यूज है. तो पहले हम इसकी वैल्यूज को सॉल्व करते हैं और उसके बाद जो है हम इसके इक्वेशंस को देखते हैं क्या होगा. इक्वेशन से हम मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो इरेज दिस वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द complete the table. So this is y equal to 4 to the power x और y equal to 0 पुट करें. y equal to 4 to the power 0. Any number whose power is 0 that is equal to 1. तो y equal to 1. अच्छा, उसके बाद अगेन y equal to 4 is power x. अब x की जगह आप पुट करेंगे क्या पुट करेंगे? y equal to 4 to the power 0.5. 0.5 जब आप कैलकुलेट करेंगे दिस इज बेसिकली 1/2 और 1/2 का मतलब है अंडर रूट स्क्वायर. तो 4 का अंडर रूट जो है वो 2 आ जाएगा. तो दैट इज इक्वल टू 2. आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मेंटली सॉल्व कर रहे हो टाइम सेव होता है. तो ये 1 2 4 8 16 32 ये हमारे पास आ गया. अब इसको हमें जो है वो प्लॉट करना है. तो इसको ज़रा मैं इसको अप करता हूँ ताकि ये टेबल थोड़ा सा हमारे पास ग्राफ आ जाए. ठीक है, तो अब आ जाइए. सो
आई एम गोइंग टू चेंज द कलर। सो अगर मैं इसको जो है ग्रीन से बना लूँ तो देखते हैं कैसा बनता है। सो दिस इज द 1 and 2, 0 पे आपने 1 पे लगाना है। तो 1 देखे, ये 1 से लेके 0 से लेके 10 है, इसका मतलब है 1 वेरी स्मॉल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। तो आपने इसको जो है ये बनाना। कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, रेड कलर ले लेते हैं ताकि विजिबल हो साथ। 1। अच्छा, 0.5 पे आपके पास है, ये 0.5 है, 0.5 पे आपके पास है 2। इससे ज़रा सा ऊपर आपने 2 ड्रॉ करना है। और उसके बाद जो है क्या मालूम करना है आपने, 1 पे 4, 1 and 4, 4 आपके पास जो है इधर कहीं पर मौजूद है, ये 4। 1.58, 1.5 ये है, 1.58, 10 से 2 बॉक्स नीचे कर लें। इसी तरह से 2 पे 16, 2 and 16, ये आपके पास 16 आ गया। और 2.5 पे 32, 2.5 and 32, बहुत ही अच्छा स्केल गिवन है, बहुत ही सिंपल। बाज दफ़ा जो है वो वेरी डिफ़िकल्ट स्केल आता है, उसमें अंदर जो है वो पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ होते हैं, उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। 3, 4। अब कैम्ब्रिज जो है वो डे बाय डे जो है वो स्टूडेंट फ्रेंडली होता जा रहा है, कि इसको आसान से आसान क्वेश्चंस, यानी आपको फैसिलिटेट कर रहा है कि चीज़ें डिफिकल्ट ना हो। 3 से 64, 3 and 64, दिस इज द 64, राइट। सो ये हमने जो है वो इसको इस तरह से प्लॉट कर लेना है। और इसके ऊपर आपने इक्वेशन लिखना है, y = 4 raised to power x। ठीक है, तो ये आपके पास जो है y = 4 ग्राफ बन गया। इस ग्राफ को आपने संभाल के रखना है और इस पे मजीद हम वर्किंग करेंगे। ठीक है। सो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी, क्योंकि बार बार मैं इसको अगर इसको स्क्रॉल करता हूँ तो ग्राफ चला जाएगा और फिर मुझे वर्किंग करने में प्रॉब्लम होगी। तो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ इसको। सो ये आपके पास इसकी वैल्यू थी 1 and 2, इसको मैं दोबारा फिल कर दे रहा हूँ। अच्छा, अब देखें, अगर मैं इसको आगे स्क्रॉल करता हूँ तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहले कह रहे हैं कि द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस कैन बी फाउंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट बट वेरी कॉमन। इस तरह के क्वेश्चन से ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 to the power x, ax plus b, ये फॉर्मेट हमें यूज करना है इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से। किसकी हेल्प से? इन दोनों इक्वेशन जो आपके पास y = 4 to the power x है। मैं पहले इसको लिख लूँ दोनों इक्वेशंस को, ताकि जो है y = 4 to the power x एज वेल एज y = अगर इसको आप देखें, सेकेंड इक्वेशन है 20x - 12, तो ये आपके पास 20x - 12, इसको मैं ज़रा फिट कर दूँ अपनी जगह पे ग्राफ को, ये कुछ ऐसा था। तो y = 20x + 12। ठीक है, एक दफ़ा और चेक कर लूँ कि ये 12 ही है, 20x - 12 है। सो दिस इज द 20x - 12। अब इन दोनों इक्वेशन को आपने इक्वेट करना है। इक्वेट करके जो इक्वेशन गिवन है उस फॉर्मेट में लेकर आना है। आपने उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलना मुश्किल हो जाएगी। तो वी हैव टू मेक these two we can make this equation to the format of the given equation। आपने इन दोनों को इक्वेट करना है और उसे उस फॉर्मेट में लेके आना है जिस फॉर्मेट में इक्वेशन गिवन है। सो y = 4 to the power x, y also equal to 20x - 12। सो मैं इसको लिख रहा हूँ 4x = 20x - 12। ठीक है,
अब आप क्या करें कि यहाँ देखें, इस सबको उठा के आपने शिफ्ट करना है दूसरी तरफ, क्योंकि हमें जो इक्वेशन चाहिए उसको भी मैं आपके सामने यही लिख लेता हूँ ताकि जो है वो आपके जहन में हो। दैट इज इक्वल टू 3⁴ x प्लस ए एक्स प्लस बी। इस फॉर्मेट में हमें इक्वेशन चाहिए, ठीक है। इस फॉर्मेट में हमें इक्वेशन चाहिए, तो मैं इसको जो, चलें इसको मैं यहीं रखता हूँ, ये फॉर्मेट अपने जहन में रखें। अब मैं इसको जो है वो शिफ्ट कर रहा हूँ इस लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों को। सो 4x, 4⁴x माइनस 20x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो अभी ये 4x तो हमें दिख रहा है, लेकिन इसके साथ 3 नहीं दिख रहा है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड। तो मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड्स। तो इससे 3 से आपने 4 को कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है, वरना गलत हो जाएगा। यू विल बी रॉन्ग इफ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 3 विथ 4। ये एक अलग एक्सपोनेंट फंक्शन है, ये नॉर्मल वैल्यूज हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। इसे अपने माइंड में रखिएगा कि आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगी। जब इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो -60x 3 से ही मल्टीप्लाई करें, और 3 से आपने इसको भी मल्टीप्लाई करना है। दैट इज इक्वल टू 12 3 36 इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको कंपेयर करें इस इक्वेशन से, तो कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू a दैट इज इक्वल टू -60। तो a की वैल्यू जो है वो -60 हो गई, और b की वैल्यू दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज इक्वल टू b इक्वल टू आपके पास आ गया -36। ये प्लस से परेशान ना हो कि इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे प्लस और फिर -36, तो b की वैल्यू आपके पास -36 ही आएगी। तो इससे कोई परेशानी की जरूरत नहीं, प्लस माइनस माइनस होता है, तो जो वैल्यू आ जाएगी वो लेंगे। तो a इक्वल टू 6 -60 एंड b इक्वल टू 36। ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशंस को जो है वो जो है एक पार्ट और भी है इसका। वो कह रहे हैं कि बाय ड्राइंग अ लाइन y इक्वल टू 20x माइनस 12 ऑन द ग्रिड ऑपोजिट फाइंड ऑल द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। तो इसको हमें अब प्लॉट करना है। तो अब मैं इस ग्राफ को दोबारा अपनी जगह सेट करता हूं, और इसके बाद जो है जी, अब क्या करें आप 20 y इक्वल टू 20x माइनस 12, इसको एक टेबल बना लें आप। वैसे तो आप 12 पे y से नेगेटिव साइड पे मौजूद नहीं, हम डायरेक्ट भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक टेबल बनाएं और x और y की वैल्यू पुट करें। अगर आप यहाँ पे 0 रखते हैं तो -12 आंसर आएगा। 0 मल्टीप्लाई बाई 12 20, 0 आ जाएगा, और -12, और हमारे एक्सिस में -12 मौजूद नहीं है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम 1 2 और 3, 3 वैल्यूज ले लें बस। ठीक है। अब 1 रखेंगे तो 21 ज़ा 20, 20 माइनस 12 जब करेंगे तो वी विल गेट 8। फिर 2 रखेंगे, 20 माई 2 ज़ा 40, 40 माइनस 2 28। और जब 3 रखेंगे, 23 ज़ा 60, 60 माइनस 12 48। तो अगर मैं जल्दी कर रहा हूँ तो मैं इस तरह से वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। 20 की जगह मैंने 1 रखा और -12 किया, तो हमें मिल गया y इक्वल टू 8। जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो 28, जब मैं यहाँ पे 3 रखूंगा तो मुझे मिलेगा 48। तो मैं नाउ गोइंग टू प्लॉट इट, गोइंग टू चेंज द कलर। ये मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। तो सबसे पहले 1 पे 8, ये 1 है, 1 पे 8 ये लाइन है मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये 1 पे 8। 2 पे 28, 2 पे 28 यहाँ पर ये कुछ हो रहा है 28, और 3 पे 48 3, और दिस इज इक्वल टू 50 से ज़रा सा नीचे आ जाए, ये आपके पास आ गया। अब इसको आपने इस तरीके से स्केल रखकर ड्रॉ करना है। एक आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, इससे आप x की वैल्यू निकालें। एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपके पास ये है, इससे x की वैल्यू निकालें। तो एक वैल्यू आपके पास है 0.7, और 6 जो भी है 0. आई थिंक 6 है, और एक आपके पास है दैट इज इक्वल टू 2.5, और 2.7 है आई थिंक। तो 2.7 आप इसे सही से चेक कर लीजिएगा।
जो भी इसकी वैल्यूज आ रही हैं। तो इस तरह से आपके एक्स का सोल्यूशन सेट मिल गया 2.6 के रिस्पेक्ट से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पर मैं आपके इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूं। अभी इसके सेकंड वीडियो भी इसको कंटिन्यू करेंगे ताकि रिमेनिंग क्वेश्चंस हम कर सकें। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर जो है वो स्टॉप कर रहा हूँ, ताकि जो है 40 मिनट्स हो चुके हैं। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर, और उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी आपने कंटिन्यू करना है। ठीक है, देखना है उसे आपने, तो पॉज लेके आपने इसको अगर, तो मैं यहाँ पर इसको जो है एंड कर रहा हूँ ताकि जो है आप इसको थोड़ा सा ब्रेक ले सकें। राइट, सो स्टॉप रिकॉर्डिंग।